पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज कंडक्टर के बाहर, सरफेस पे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिस्कस किया। आज हम लोग उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे लिए एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। तो फोकस करते हैं अपनी क्लास पर। चलो बेटा, कुछ पॉइंट्स जो हमको बहुत अच्छी तरह से अपने भीतर बिठा लेने हैं। दैट फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस। आउटसाइड द चार्ज स्फीयर E decreases as 1 upon r square and V decreases as 1 upon r. At the surface, field and potential maximum. बाहर 1 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग E डिक्रीज करता है एंड 1 अपॉन आर के अकॉर्डिंग V डिक्रीज करता है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड एवरीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर potential is same as the potential of the surface. It should not be r square beta, it should be r. And then this is very important for boards, so highlight it. This graph is very important for boards and this graph gives you electric fields variation with r. Electric field inside the charge conductor. This conductor is having charge q at the surface. So electric field inside the charge conductor is 0 and at the surface it suddenly jumps to a maximum value kq upon r square and then it decreases from its maximum value according to 1 upon r square. The same way, electric potential is same throughout the region inside the charge conductor. So see, this is the value of potential which is at the surface kq by r, that is at every point inside the surface. At the surface kq by r and then it decreases according to 1 by r. So the graph between E and r and V and r is very important for boards. Now let me move to the next interesting question. ज़रा सा डिफरेंस करते हैं अरेंजमेंट में और फिर एनालाइज करते हैं, मज़ा आएगा। फिर से इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, सो हाईलाइट इट, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर हैज़ पोटेंशियल kq by r. And then the same potential remains inside the conductor at every point. So the surface at which potential at every point is equal to surface at which potential at every point is same is called equipotential surface. Right? Now let me make a small difference in the arrangement, small change in the arrangement. First you note down the definition of equipotential surface and the conclusion we have drawn from the last topic, last class. And now just check out what change we have done. एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q इस स्फेरिकल शेल के, ये स्फेरिकल शेल है, इनसाइड द शेल देयर इज अ फ्री स्पेस, एयर स्पेस। सेंटर पर हमने एक छोटा सा चार्ज रख दिया और अब हम एनालाइज करेंगे कि अब क्या चेंज होगा E पर, बाहर, सरफेस पे और सरफेस के अंदर। तो चलो इस बेहतरीन मज़ेदार एनालिसिस को शुरू करते हैं।
And my strategy is that at every point we will keep on revising the things which we have studied. कहीं ना कहीं कोई मौका ढूंढकर हम उन बातों को रिवाइज करेंगे जिससे हमारा टॉपिक केवल कंप्लीट नहीं हो, प्रिपेयर हो. अब आओ देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो कि स्फीयर से बाहर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. नाउ एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस चार्ज Q एंड ड्यू टू दिस चार्ज Q ऑल्सो. तो सिंपल, इस चार्ज को भी हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे और ये चार्ज तो सेंटर पर है ही, तो इस चार्ज की वजह से फील्ड मान लो कि ये यहाँ पर Q चार्ज यहाँ पर है, ये पूरा चार्ज जो स्फीयर पे है, दिस चार्ज इज एट द सेंटर. सो एट RA डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन RA स्क्वायर, सिंपल. एंड ड्यू टू दिस चार्ज KQ अपॉन RA स्क्वायर. सो दिस इज फील्ड एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें बेटा कोई दिक्कत? सिंपल ना. चलो आगे चलते हैं. अब सरफेस पे, लेकिन सरफेस से पहले एक छोटा सा बहुत ही बारीक सा पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. सोचो, जब इस Q को अंदर रखा तो ये Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं. ये जो थिन शीट है ना कंडक्टर की, इस शीट के इलेक्ट्रॉन सब अंदर की सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे आकर, और एक माइनस Q चार्ज अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की सरफेस से अंदर चले आए तो बाहर एक प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अंदर वाली सरफेस पे इसके बराबर और ऑपोजिट नेचर का, और बाहर वाली सरफेस से क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो बाहर प्लस Q चार्ज इतना ही मैग्नीट्यूड का और इसी नेचर का, और साथ में Q चार्ज पहले से इस पर था, तो बाहर वाली सरफेस पे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इतना चार्ज हो जाएगा. अंदर वाली सरफेस पे माइनस Q चार्ज हो जाएगा, और सेंटर पर Q रखा है, इसी वजह से ये दोनों चेंजेस आएंगे. इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. दिस इज द वर्ड विच वी यूज, बट right now we will see that electric field inside the conductor is not zero. अभी देखेंगे हम लोग. तो फिर सच क्या है? सच ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ज़ीरो. अगर तुम इस शेल को देखो तो ये जो येलो पार्ट है, ये थिन शीट है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके बाहर और अंदर एयर है. तो ये जो थिन शीट है ना, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती. क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब तक फील्ड रहेगी वो चार्जेस को मूव करेगी, और मूव तब तक कराएगी जब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. क्योंकि चार्ज मूव करेंगे, इसका मतलब है कि हाई पोटेंशियल है कहीं और कहीं लो पोटेंशियल है, तो चार्जेस मूव करते रहेंगे, फील्ड उनको फोर्स करती रहेगी मूव कराने के लिए, तब तक जब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल इस शीट के अंदर सेम ना हो जाए. और जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ, जैसे ही चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हुआ, पोटेंशियल नहीं, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हुआ, dV विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हमने बदली लेकिन चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हो गया. तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी और V हर पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये कंडक्टर मटेरियल की स्पेशलिटी है, यानी इस येलो रीजन के अंदर फील्ड पक्का ज़ीरो होगी. लेकिन इस येलो रीजन के अंदर जो ये एयर है,
यहाँ फील्ड ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इस केस में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें कि इनसाइड द येलो रीजन विच इज़ द कंडक्टिंग मटीरियल फील्ड सर्टेनली इज ज़ीरो, तो हम क्या करें, एक कोई पॉइंट इस मटेरियल के अंदर ले लिया x, और अब इस पॉइंट से पास होने वाली गॉसियन सरफेस खींच दी। अब इस पॉइंट पर अगर फील्ड ज़ीरो है तो हमारे पास गॉस लॉ का बहुत ही जादुई चमत्कारी फॉर्मूला मौजूद है, EA डॉट DA इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पॉइंट x पर EX DA, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, x पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रहे हैं फील्ड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, EX डॉट DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर x पर फील्ड ज़ीरो है, ये पक्का है, ये डिस्कशन से हम समझ गए हैं, तो Q इनक्लोज्ड को ज़ीरो होना पड़ेगा। नहीं तो अगर Q इनक्लोज्ड नॉन ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब Q इनक्लोज्ड अगर आप देखो तो यहाँ तो हमने खुद ही चार्ज रख दिया है Q, तो Q इनक्लोज्ड तो तभी ज़ीरो होगा जब इसके बराबर और ऑपोजिट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो जाए, और वो हो भी जाता है क्योंकि निगेटिव चार्ज इस गॉसियन सरफेस के इस कंडक्टिंग स्फीयर शेल के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो गया, ज़ीरो, और बाहर की सरफेस पे ये प्लस Q इंड्यूस चार्ज और कैपिटल Q इंड्यूस चार्ज, कैपिटल Q द चार्ज गिवन बाय अस, वो रहता है। क्लियर हो रही है बात? तो चाहे आप इसको अपने नॉर्मल लॉजिक से समझो कि यहाँ Q है तो अंदर माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, और चाहे आप मैथमेटिकली गॉस लॉ का यूज़ करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज ज़ीरो, दैट मीन्स Q इनक्लोज्ड इज ज़ीरो, एंड टू कीप द Q इनक्लोज्ड ज़ीरो, to make it zero, a charge equal to this and opposite in nature will be induced in the inner surface of the shell। तो ये एक बारीक सी बात है, लेकिन क्या इससे हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर पड़ा? नहीं। क्यों? चलो आगे देख लेते हैं। एक बार जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दीज आर रियली परफेक्ट नोट्स, बहुत मेहनत से बनाए हैं, और मैंने बनाए हैं इसलिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, इसलिए ये परफेक्ट हो गए हैं। तो पॉज करके वीडियो आप इनको नोट करो। ये नोट्स अगर आपके पास रहे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में जाकर समझ आएगा कि ये कंप्लीट नोट्स आपके लिए क्या हैं। और जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर बस एक बात ध्यान रखना, मेहनत पे फोकस होना चाहिए, रिज़ल्ट पे नहीं। फोकस मेहनत से रिज़ल्ट पे शिफ्ट हुआ और आप नर्वस भी होंगे, डिप्रेस भी होंगे, आप बोझ लेकर चलेंगे तो कितनी दूर चल पाएंगे। तो ये वो सारी एनालिसिस जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाई आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको ये भी नोट करना है, और अच्छी राइटिंग में नोट करना, जैसे मैंने इंटरेस्टिंग बनाकर नोट किया है, लिखा है कि मुझे खुद भी देखने में अच्छा लगे। तो समझते जाओ और लिखते जाओ, मेहनत करते जाओ। चलो अब आ जाते हैं इनर सरफेस पे माइनस Q, सेंटर पे Q, और बाहर वाली सरफेस पे Q चार्ज पहले से था एंड प्लस Q इंड्यूस्ड एट द आउटर सरफेस, राइट। नाउ एक एक करके शुरू करते हैं। अभी हमने बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और उसमें इस इंड्यूस चार्ज का कहीं कोई जिक्र नहीं था, और मैंने कहा कि इंड्यूस चार्ज को आपको समझना ज़रूरी है कुछ और क्वेश्चंस के लिए, लेकिन यहाँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ?
शेल के केसेस में, थिन कंडक्टिंग शीट वाले शेल के केसेस में इंड्यूस चार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों चार्जेस को कंसीडर करके ए पे फील्ड लिखो तो देखो क्या होगा। फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज के माइनस क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, field due to induced plus q charge kq upon ra square, field due to the charge already there on the surface kq upon ra square. Now can you see that these two induced charge field will get cancelled and you are left with the two real charges only, the q at the center and the q at the surface. So is it clear beta that you don't have to consider the induced charges while writing the electric field and electric potential when we are talking about shell? Please pay attention when we are talking about shell which is charged, and if in case the charge is kept at the center of the shell, then also we don't have to consider these induced charges, neither writing electric field nor writing electric potential. So now let me write electric potential at point A. Simple, हमें क्या मानना है कि सारा चार्ज सेंटर पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए विल बी ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू स्मॉल क्यू, ड्यू टू क्यू के क्यू बाई आर ए एंड ड्यू टू स्मॉल क्यू के क्यू अपॉन के स्मॉल क्यू अपॉन आर ए, क्योंकि ये सेंटर पर है ऐसे बिहेव कर रहा है और ये सेंटर पर है ही, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाहर से सरफेस पर आ गए। सरफेस पे कोई फर्क नहीं होगा, हमने बात की है ना, सारा चार्ज सेंटर पर है ऐसा बिहेव कर रहा है, स्मॉल क्यू ऑलरेडी सेंटर पर है ही, तो सरफेस पे के क्यू अपॉन, यहाँ क्या चेंज आ गया, सिर्फ स्मॉल आर की जगह रेडियस ऑफ दी शेल ये रिप्लेस हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ मैंने करके दिखाया है फिर से कि आप इंड्यूस चार्ज अगर कंसीडर करो तो भी वो फाइनली तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड के क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल वही, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। इतना सब करने की ज़रूरत आपको मेंस या नीट में तो रहेगी नहीं, आपको कोई स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, डायरेक्टली लिखना है। तो बी पर के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर स्मॉल क्यू अपॉन आर, तो बी हो गया। क्लियर। अब जैसे ही आप स्फीयर के अंदर आओ, शेल के अंदर आओ, तुरंत हमें सावधान हो जाना है। क्या? मैंने बार बार लिखा है, इंड्यूस चार्जेस डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट्स इन केस ऑफ शेल्स। ठीक है। अब आप जैसे ही शेल के अंदर आए सी पॉइंट पर, आप तुरंत इमेजिन करो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस खींचनी पड़ती है, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें गॉस महाप्रभु की शरण में जाना पड़ता है। और जैसे ही आप गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, आपको तुरंत गॉसियन सरफेस और इनक्लोज चार्जेस का कॉन्सेप्ट ई एट सी निकालना है। तो ई डॉट डी ए फॉर द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इनक्लोज्ड चार्ज सिर्फ स्मॉल क्यू है, देखो इंड्यूस्ड चार्ज जो था वो तो यूं ही असर नहीं डाल रहा, पर फिर भी एक बार फिर हम इंड्यूस्ड चार्ज की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए बात करते कि इंड्यूस्ड चार्ज है, पर वो गॉसियन सरफेस से बाहर। कैपिटल क्यू तो सचमुच है ना सरफेस पे, पर गॉसियन सरफेस से बाहर, और इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू गॉसियन सरफेस से बाहर। तो यहाँ तो फील्ड तो जितने भी चार्जेस होते हैं सबकी वजह से रिजल्टेंट आती है, लेकिन यहाँ अटेंडेंस किसकी लगती है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो केवल स्मॉल क्यू है, तो इसका मतलब सी पर फील्ड के एक्सप्रेशन में जो चार्ज आएगा एज अ हीरो वो कौन होगा, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, दैट इज स्मॉल क्यू।
तो अब जैसे ही आप अंदर आए, इस कैपिटल क्यू की भी एग्जिस्टेंस आपके लिए एक्सप्रेशन में ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। कब? शेल के केस में। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, लेकिन ये एक्सप्रेशन में नहीं दिखाई देगा। ये नींव की ईंट है, इसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये दिखेगा नहीं। दिखेगा कौन एक्सप्रेशन में? जो इनक्लोज्ड है। तो ई एट सी पूरा प्रोसेस, अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, पूरा प्रोसेस पता है कैसे होता है, तो आपको फाइनली सी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो क्या ध्यान रखना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर तो फॉर्मूला है, के तो रहेगा ही रहेगा, क्यू कौन सा रहेगा? जो स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है। और आर स्क्वायर में आर क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, दैट इज आर सी स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से देखो इसको, पॉज करके समझ के इसको नोट करते जाओ। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस जहाँ तुमको मिलेंगे, यू विल लव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो? नो। सो नेवर एवर कीप दिस फैक्ट इन द फॉर्म दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये येलो मटेरियल, इसके अंदर सर्टेनली फील्ड जीरो होगी, लेकिन अंदर जो एयर गैप है उसमें फील्ड जीरो ये ज़रूरी नहीं है। आपने अंदर चार्ज रख दिया, फील्ड ज़ीरो नहीं है। और अगर फील्ड ज़ीरो नहीं है तो अंदर पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह से अब पोटेंशियल आर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्या होगा बाहर पोटेंशियल? देखो, सॉरी अंदर पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल। मैं बार बार करके तुम लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत तसल्ली कर लो कि इंड्यूस्ड चार्जेस का कोई असर नहीं होता। कि अगर आप इन सब का असर मान लो, कितने चार्जेस हैं? Q इंड्यूस्ड माइनस Q, इंड्यूस्ड प्लस Q और कैपिटल Q, ये चार हुए ना। चारों की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखो पोटेंशियल। इस पॉइंट, अच्छा ये सब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चारों का, ये तो अंदर ही है, और ये तीन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबको कैसे मानेंगे? एट द सेंटर। ये ऐसे ही बिहेव करेंगे कि ये सेंटर पर है, और जब सेंटर पर है तो सी पर पोटेंशियल इसकी वजह से के क्यू बाई आर सी, इसकी वजह से के माइनस क्यू बाई, यहाँ ध्यान दो, माइनस क्यू की वजह से ये असर नहीं डाल रहा है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल लिखना सीखना है तो वो ध्यान दे दो। माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है, क्योंकि वो देखो सरफेस पर है ना, तो सारा ये जो बवाल है ये कहाँ आता है? अंदर के पॉइंट पर आता है। बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबको तुम्हें सेंटर पे मानना है। लेकिन अगर आप अंदर के पॉइंट पर हो और माइनस क्यू तो बाहर की सरफेस पर है, तो बाहर की सरफेस पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल के, फिर यहाँ पर देखो साइन के साथ रख रहे हैं माइनस क्यू अपॉन, और इसकी वजह से अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? जो सरफेस पर है। याद आया? तो जो सरफेस पे है पोटेंशियल, सरफेस पे जो चार्ज बिखरा है उसकी वजह से अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर है। तो इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल इसकी वजह से लिखते समय इस पॉइंट सी की पोजीशन का कोई असर ही नहीं पड़ना है। जो चार्ज सरफेस पे बिखरा है उस चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल सरफेस पे एक बार डिसाइड हो गया, वही चार्ज हर पॉइंट पर है अंदर, वही पोटेंशियल हर पॉइंट पर है अंदर। तो तब हमको सी की पोजीशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर डिस्टेंस पर सेंटर से ये चार्ज है। इसी तरह से क्यू का प्लस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और फिर ये चार्ज कैपिटल क्यू, के क्यू अपॉन कैपिटल आर।
और ये दोनों गए। तो अब आगे हम लोग शेल के केसेस में इंड्यूस चार्ज को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। कई बार हमने देख लिया कि इनका कोई असर नहीं होता। तो अब हम लिखते समय 2 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम स्फीयर के अंदर गए, शेल के अंदर गए, तो जो सेंटर पर है उसकी वजह से जो फील्ड है वो तो नॉर्मल KQ/R², और जो बाहर है चार्ज उसकी वजह से फील्ड है तो, पर वो एक्सप्रेशन में नहीं आएगी क्योंकि वो गॉसियन सरफेस में इनक्लोक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये रूल हो गया। और पोटेंशियल लिखते समय जो अंदर सेंटर पर है, जो C के अंदर है, वो पोटेंशियल तो KQ/RC, लेकिन जो सरफेस पर है उसकी वजह से पोटेंशियल जो सरफेस पे था वो ही सब जगह है। और सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल? KQ/R। तो अंदर भी हर जगह पर, चाहे वो C यहाँ हो या बिल्कुल सेंटर के पास हो, हर जगह KQ/R। तो अब ध्यान से देखो कि C के पोटेंशियल को कैसे लिखना है। सब कुछ वहाँ पे चेंज आता है जहाँ आप स्फीयर के अंदर गए। KQ/RC for the charge at the center and for the charge at the surface KQ/R। जो सरफेस पे है वो पोटेंशियल KQ/R है, तो अंदर हर पॉइंट पे वही। मैंने कई बार इसे रिपीट करके बेटा आपको ये समझाया। आपको इसे पढ़ने के तुरंत बाद just close your eyes and repeat this discussion inside the shell. Just be your teacher and explain yourself this concept. और जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए, आपको 2 बार 3 बार ये क्लास देखनी पड़ सकती है, आपको 2 बार 3 बार खुद को डिस्कस करना होगा, खुद को एक्सप्लेन करना होगा। ना मिले तो किसी दोस्त को समझा दो। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, हैव यू एक्सपेरिमेंटेड।